Hey everyone, welcome back to Psych 26. आज के सेशन में we will talk about top 100 psychology MCQs. एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो है वो MCQs नहीं है, PYQs हैं. दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमने गेट एग्ज़ाम, UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उससे, CUET और जो अलग अलग स्टेट के सेट एग्ज़ाम होते हैं, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड राजस्थान, ये सारे एग्ज़ाम से जो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं या जिन क्वेश्चन से, जिन टॉपिक से एक्चुअली क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, वो सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लिए गए हैं. सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं. एक एक करके हम पूरे 100 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे एटलीस्ट हमारे जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन वही होंगे जो रिपीट होंगे और वो रिपीटेड क्वेश्चन हमें पहले से पता होगा, सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ पर्सनली डेटेड ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड. देखिए, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो दो तरीके की होती है. एक होती है डिक्लेरेटिव एंड एक होती है नॉन डिक्लेरेटिव. ठीक है. डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो फर्दर किस में डिवाइड हम कर सकते हैं, एक सीमेंटिक में और एक एपिसोडिक में. इसी के साथ नॉन डिक्लेरेटिव को हम और प्रोसीजरल मेमोरी कह देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सिमेंटिक में क्या होता है, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि इंडिया का कैपिटल क्या है ना, तो जैसे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो सिमेंटिक में आती है. एपिसोडिक में क्या आता है, एपिसोडिक की डेफिनेशन ही ये दे रखी है. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे खुद के साथ जो भी कुछ इवेंट हुआ है, जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपका पिछले साल का बर्थडे कैसा था, तो आपको वो एक एपिसोड की तरह आप उसको रिकॉल कर पाएंगे. वही एपिसोडिक मेमोरी है. ऑटोबायोग्राफिकल मतलब खुद का जिया हुआ एक्सपीरियंस जिसमें होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसोडिक मेमोरी. तो यहाँ पे यही हमारा सही आंसर हो जाएगा. जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है वो स्किल्स की होती है, जैसे साइकिल चलाना, शू लेस बांधना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के नॉन डिक्लेरेटिव पार्ट में आती है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. When we look at an object, each one of our two human eyes receive a slightly different image of the object. एक्सपेरिमेंट जो है वो आप खुद करके देख भी सकते हैं. आप अपना जो एक पेन है, जैसे जिससे आप भी यूज़ कर रहे होंगे, उसको दोनों आंखों के बीच में रखिए. ठीक है, ये आँखें, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, पर ये दोनों आँखों के बीच में आपने पेन रखा. अब आपने ये वाली आँख कवर करके इस पेन को देखा तो उसकी पोजीशन थोड़ी इधर दिखेगी, और जब ये वाली आँख को बंद करके और इसको खोल के देखेंगे तो इस इधर दिखेगा पेन. तो मतलब दोनों आँखों में इमेज जो है वो अलग अलग आ रही है रेटिना में, पर दोनों को साथ में देखेंगे तो आपको बीच में कहीं सेंटर में वो इमेज दिखेगी. अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. दिस इज कॉल्ड एज बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. Next question is, the theory of general adaptation syndrome was proposed by. देखिए, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम को हम कैस कह देते हैं, एंड इसके तीन स्टेजेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ARE से. A refers to alarm, refers to resistance, and then E stands for exhaustion. ये किसने दी है, इससे क्वेश्चन आ रहा है अभी काफ़ी, हैंस सेली ने दी है ये. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, और इसके तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमको पता होने चाहिए. देन अ पर्सन हु इज हैविंग फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक आने लगते हैं ऊपर जाने पर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं. जो बंद जगहों का डर रहता है ना, जो क्लोज स्पेस का डर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया. अगोराफोबिया उसको कहते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जो बहुत ज़्यादा जैसे क्राउडेड है, या जहाँ से भाग पाना, जहाँ से निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो वैसे में जब हमें एंजाइटी होती है, वैसे में जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन. तुरंत एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डूब रही है, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब रही है, उसके जितने भी बेनिफिट्स थे वो एकदम नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब कुछ उनको हेल्पफुल नहीं, कुछ भी चीज़ उनकी पॉजिटिव में नहीं हो रही है. अब ऐसे में हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमको तुरंत देखना है कि किस चीज़ से वो कंपनी की हालत सुधर सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की हालत सुधर सकती है. उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर रिसर्च जिसमें हम तुरंत इमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, उसको मैं कहते हैं एक्शन रिसर्च.
फिर है ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू, हमें ये पता है फ्रॉइड ने 3 दिए थे कंपोनेंट्स, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। अब जो ईगो है वो किससे डील करता है, रियलिटी से। ईगो किससे डील करता है, रियलिटी से। प्लेजर प्रिंसिपल से कौन डील करता है, इड, ठीक है। और सुपर ईगो जो है वो मॉरल से डील करता है, ठीक है। ये आई होप आपको पहले से पता होगा। फिर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी डैश व्हेन द कर्व इज फ्लैटर देन द नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व कैसा होता है, ऐसा कुछ दिखता है हमें, है ना, ये एनपीसी होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब इसमें ही क्या हो जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा पीक होती है तब हम इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिसिस, लेप्टोकर्टिसिस। और जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा सी प्लेन होती है, नीचे सी की तरफ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिसिस, प्लेटिकर्टिसिस। और जो ऐसा ही एनपीसी जैसा ही होता है इसको हम कहते हैं मीसोकर्टिसिस, दिस इज कॉल्ड एज मीसोकर्टिसिस। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेड टू बी डैश व्हेन द कर्व इज फ्लैटर। अब ये नॉर्मल कर्व है, मीसोकर्टिसिस है, ये तो होगा नहीं, इससे चपटी, इससे फ्लैट कह रहा है ऐसी कुछ, तो ये कौन सी है, प्लेटिकर्टिसिस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजिंग्स मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। आइजिंग का हमने पर्सनालिटी क्वेश्चन आया पढ़ा होगा ऑलरेडी, ईपीक्यू, है ना। इनका मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम टेम्परामेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, जो आइजिंग का मॉडल है ना वो टेम्परामेंट से रिलेटेड है। टेम्परामेंट तो बायोलॉजिकल ही होता है ना, इट इज़ बायोलॉजिकल, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। साइकोडायनेमिक तो होगा नहीं, एंड ये दोनों भी नहीं होंगे। आप एलिमिनेशन से इसको भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 9 इज द टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटिटिवनेस, इम्पेशंस एंड हॉस्टिलिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन हमारे आगे है कौन पीछे है, मतलब जो भी होगा उनको उनसे आगे निकलना है, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। तो ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी वहीं पे थोड़े लेट बैक होते हैं, आराम करते हैं, इनके अंदर पेशेंस भी होता है, ईजिली कोऑपरेट करके चीज़ें कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बट टाइप ए होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस कह रहा है। देन एमनेस्टिक डिसऑर्डर इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय, एमनेस्टिक, एमनीजिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाना, है ना। मेमोरी लॉस की बात किस में होती है, एमनीजिया में। एमनेस्टिक डिसऑर्डर में भी क्या होगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट ही हो जाएगा, सही आंसर है। फिर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट द प्राइमरी मोटिवेशन इन एडोलेसेंस इज टू अचीव, इंपॉर्टेंट चीज़, एरिक्सन की थ्योरी से हर एक एग्जाम में वेदर इट इज सीओईटी, नेट और गेट, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। हमें पता है कि एरिक्सन की थ्योरी में कितनी स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस होती हैं, और हर एक स्टेज का एक ना एक वर्च्यू होता है जिन जो डेवलप होना ज़रूरी होता है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस हमको पता होनी चाहिए। आई हैव गिवन हियर ऑल दी 8 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें होप डेवलप होती है। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें विल डेवलप होती है। स्टेज 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें पर्पस डेवलप होता है। देन देयर इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। फिर एडोलेसेंस वाली आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जिसमें फिडेलिटी जो होती है वो वर्च्यू होती है। देन देयर इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लव। फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में केयर, एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में विस्डम। ये इसकी पूरी 8 स्टेजेस हो गई। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ये अभी पढ़ लें और ये याद कर लें पूरी की पूरी स्टेजेस इसी सीक्वेंस में। यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट द प्राइमरी मोटिवेशन इन अडोलेसेंस, अडोलेसेंस में कौन सी चीज़ अचीव हो रही थी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये हमारा यहाँ पे यही ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, जब बहुत बड़े एक पूरा पॉपुलेशन है उसमें से कुछ पार्ट जो हैं उसमें रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग, राइट। अब सैम्पलिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है यहाँ।
यहाँ पे सबके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है और नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफायर, क्लस्टर ये सारे आ जाते हैं। क्लस्टर तो होगा नहीं। और इसके अंदर कौन सी आ जाती है? कोटा, स्नोबॉल, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सारी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है? कोटा सैम्पलिंग। फिर है द फिनोमेना विच अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सर्ट लेस एफर्ट इन अ ग्रुप सेटिंग। आप एक प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। इस प्रोजेक्ट में कितने जन हैं? इस प्रोजेक्ट में है 6 people. ओके, नाउ बिकॉज देर आर 6 people, there's this one person, maybe that's you. I don't really know, but maybe that's you. ये इंसान जो है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसको पता है अगर मैं नहीं भी करूँगा तो ये बाकी के जो 5 जन है ये तो वो काम करेंगे ही। सो वाई शुड आई वर्क? और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सोशल लोफिंग। दिस इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सोशल लोफिंग। यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू एल्पर्ट, अ सिंगल ट्रेट दैट डोमिनेट्स द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। एल्पर्ट की थ्योरी के हिसाब से कितने ट्रेट्स होते हैं? 3 ट्रेट्स होते हैं, 3 तरीके के ट्रेट्स होते हैं। पहला है कार्डिनल ट्रेट, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट, एंड थर्ड है सेकेंडरी ट्रेट। सोर्स ट्रेट नहीं है, सोर्स ट्रेट जो है वो कटेल की थ्योरी में है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इन तीनों में से किसी एक की बात कर रही है। अब क्या कह रहे हैं? सिंगल ट्रेट दैट डोमिनेट्स द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी का जब भी नाम आता है तो अहिंसा से उसको एसोसिएट किया जाता है ना, क्योंकि नॉन वायलेंस इनका जो था, इनकी लाइफ जो पूरी थी नॉन वायलेंस के इर्द गिर्द चली है। ऐसे हिटलर का जब भी नाम आ जाता है तो हिटलर किससे एसोसिएटेड है? वायलेंस से। तो एक ऐसा कुछ फीचर जिसके आसपास किसी इंसान की पूरी लाइफ जो है, पूरी पर्सनालिटी जो है उसी से डिफाइन हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल ट्रेट। फिर a term which describes the process of transforming qualitative data into quantitative data for analysis। क्या होता है? साइकोलॉजी जो है ना काफ़ी सब्जेक्टिव है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हम मेजर करते हैं वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है एज इन, जैसे अगर हम आपका एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं या हम आपकी पर्सनालिटी मेजर कर रहे हैं तो ये कैसे आएगी? ये काफ़ी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे पर्सनालिटी किसी की क्या होगी? कोई ऑनेस्ट है ना, कोई एनवियस है, तो ये सारे पर्सनालिटी के फीचर्स हो गए। तो ये जो है इसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्टी को 1 to 10 के स्केल में आप बैठाओ, ठीक है, फिर एनवियस कोई कितना है उसको 1 to 5 के स्केल में बैठाओ। ये सारा हम क्या कर रहे हैं? ये क्वालिटेटिव चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए उनको। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिफिकेशन। ओके, process of transforming qualitative data into quantitative data for analysis. Then which of the following is a binocular cue? अब जो डेप्थ परसेप्शन होता है, डेप्थ परसेप्शन, इसमें 2 तरीके के क्यूज होते हैं। एक होता है मोनोक्यूलर क्यू एंड एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू। अब जो मोनोक्यूलर क्यू वो होते हैं जिनको हम एक आँख से भी देख सकते हैं, दैट इज विजिबल फ्रॉम वन आई। इसमें हमें दोनों आँखों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कौन सा बाइनोक्यूलर क्यू है। टेक्सचर जो है वो मोनोक्यूलर क्यू है, लीनियर डिस्पैरिटी भी मोनोक्यूलर क्यू है, रेटिनल डिस्पैरिटी जो है वो बाइनोक्यूलर क्यू है। ठीक है, एक आंख से विजिबल नहीं होगा। फिर पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज बेस्ट नोन एज। पर्पसफुल या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेशन कहेंगे ना इसको, ये तो काफ़ी ईजी है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये बनना चाहिए कि जो भी चीज़ गोल डायरेक्टेड है क्यों होती है? मोटिवेशन से। हम खाना खाने के लिए मोटिवेट होते हैं, हमें भूख लगती है तब तो हम खाना खाते हैं, तब तो हमारा गोल अचीव होता है। ठीक है, तो वो हमारा मोटिवेशन है। देन अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेजर्स होते हैं? 3 होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर इन एरो एरे ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे बहुत सारे स्कोर्स हैं, 8, 9, 10, 8, 8, 8, फिर 7, 6, 5। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा बार 8 आ रहा है। 1, 2, 3, 4 बार आ गया। तो हमारा ये जो 4 बार 8 आया ये क्या हो जाएगा?
मोड हो जाएगा। जो सबसे फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है स्कोर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था, हमें पता है एपिसोडिक क्या होती है, डिक्लेरेटिव होती है, सिमेंटिक डिक्लेरेटिव होती है। टाइमिंग यहाँ पे होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है। देन द थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स इनहिबिशन, रिस्पॉन्स, कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, और इनहिबिट हो गया, स्टॉप हो गया वो करना, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, विलुप्त हो रही है कोई चीज़, तो वो एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, जो कौन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये कौन बताता है? को रिलेशनल स्टडी। अगर एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है क्या? ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है क्या? या एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है क्या? ये कौन मेजर करता है? कोरिलेशनल स्टडी में हम ये मेजर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल में तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और क्या करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखते हैं। इसके साथ सर्वे में क्या होगा? इस सर्वे में तो एक बहुत बड़ा हम क्वेश्चन ऐसा बना लेंगे, लोगों से फिल करा लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे कोरिलेशनल स्टडी हो जाएगा आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द GAS मॉडल ऑफ स्ट्रेस वॉज प्रपोज्ड बाय, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, राइट? तो ये जो है ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया है, ऊपर में ही से एक क्वेश्चन में था ये, जितने 21 के उसमें से। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी इसका आंसर कमेंट में, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, you let me know in the comment. Already I have explained this question to you. फिर क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हायरार्किकल मॉडल गिवन बाय मास्लो? हमें पता है मास्लो का जो मॉडल है, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कैसा ट्राइंगल दिया था और उन्होंने उसमें 5 हमारी बेसिक नीड्स बताई थी। ठीक है, सबसे नीचे कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिर सेफ्टी नीड्स आती है, फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आती है सेल्फ एस्टीम, एंड देन देर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है तो इसमें से नहीं है। तो नीड ऑफ एक्चुअलाइजेशन तो आती है ना? तो ये तो नॉट कह रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सेल्फ एस्टीम भी आती है तो ये भी नहीं होगा। लव भी आता है तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ अचीवमेंट जो है, ये मैक्लेनेंस की जो थ्योरी है उसमें इसकी 3 नीड्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंडीशनिंग? जब हम कंडीशनिंग करते हैं, जब हम दो स्टिमुलस का एसोसिएशन कराते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इफेक्टिव कंडीशनिंग होती है डिलेड में। जब आप कंडीशन स्टिमुलस देते हो और उसके चलते चलते ही कुछ टाइम बाद ये दे देते हो। ट्रेस में गैप ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, तो ये नहीं होती। साइमल्टेनियस दोनों साथ में भी नहीं। बैकवर्ड तो इफेक्टिव होगी नहीं। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? पहले आपने खाना दे दिया, उसके बाद आपने बेल बजाई, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिलेड कंडीशनिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय। देखिए हमारे सर जो है उसके ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा राइट हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो दोनों होते हैं कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कलोसम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, द आंसर इज कॉर्पस कलोसम। देन आइडेंटिकल ट्विन्स आर, आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जिनमें 99.99% जो होती है जीन सेम होती है। ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि एक एग था, वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 में ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मोनोजाइगोटिक जो होंगे उनमें इवन जो सेक्स होता है बच्चे का वो सेम होगा। दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। इनको आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है डायजाइगोटिक, इनको फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है, इनमें 50% जो होता है वो सेम होती है, सिमिलैरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन इज इन क्रिटिकल इन स्टोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी।
जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात होती है ना, हमें रखना है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो एसोसिएटेड है इससे। हिप्पोकैम्पस इज एसोसिएटेड और रिलेटेड विद दिस। जब भी नई इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है तो हिप्पोकैम्पस प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन से पता चल गया कि हिप्पोकैम्पस कहाँ होता है, ये टेम्पोरल लोब में होता है। 4 लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन के, है ना, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। Then there is a question which says that trolling is a form of trolling। मतलब trolling का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन मीम्स बनाना, किसी को किसी का मजाक उड़ाना, ये सब ट्रोलिंग ही है। तो अब ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, पहले ये क्या होता था, पहले फिजिकली होता था। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या है, ये बुलिंग है ना, बुली ही तो कर रहे हैं लोगों को ये। Then question 29 is the instinctual life force energy that energizes the id। इसको इड को कौन एनर्जाइज करता है, इसको लिबिडो करता है। लिबिडो को हम सर्वाइवल एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और यही इसको असिस्ट करता है। Then next question number 30 is a general principle of perception of form in the law of प्रेगनेंस। लॉ ऑफ प्रेगनेंस को हम लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ गुड फिगर। एंड जिस्टाल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने और भी लॉज दिए थे ना, जैसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, ये सारी जो है वो किसने दिया था, जिस्टाल साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। तो यही आंसर हो जाएगा। देन द IQ रेंज फॉर इंडिविजुअल्स विथ मॉडरेट ID इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ये 4 होती है, जो ID होती है ना उसकी लेवल 4 होती है। एक होती है माइल्ड, देन देर इज मॉडरेट, देर इज सीवियर एंड लास्ट इज प्रोफाउंड। ठीक है, अब जो एवरेज होती है वो तो 90 to 110 होती है ना, ये एवरेज हो गई। और 71 से लेके 89 तक जो होती है वो बिलो एवरेज हो जाती है। यहाँ के भी जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे। पर इससे कम जो होती है वो आ जाती है किसमें, माइल्ड में। ठीक है, कितनी हो जाती है वो, 55 to 70। ठीक, उसके बाद मॉडरेट में कितनी हो जाएगी, यही 35 to 50, करीब 50 या 55। फिर सीवियर में आ जाएगी 20 या 25 से लेके 35-40 तक। देन प्रोफाउंड में बिलो 20 या 25। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट कितनी हो जाएगी, ठीक, 35 to 50, ये माइल्ड होगी ऊपर वाली। ठीक है, और ये तो एवरेज हो गई, ये सीवियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच एंड ये किसने दिया था, ये स्ट्रॉस एंड ग्लेजर ने दिया था। ग्राउंडेड थ्योरी के 3 वो होते हैं। सबसे पहले हम ओपन मेथड होती है, फिर एक्सियल कंपोनेंट होता है। कोडिंग जो होती है ना वो 3 तरीके से होती है। इसके कोडिंग पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन देर इज रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात किसने की थी, शेरिफ मुजफ्फर ने की थी ना। ठीक है, और इन्होंने एक रिवर्स एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें 2 ग्रुप लिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ऑफ बॉयज़। ठीक है, जब तक इनमें कंपटीशन था तब तक ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। फिर जब इनको सुपर ऑर्डिनेट गोल दिया, एक बड़ा गोल दे दिया, तब दोनों एक हो गए और परफॉर्म करने लगे। तो एक किस पे बेस्ड है, ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। फिर लॉरेंस कंडक्टेड, कॉनरैड लॉरेंस कंडक्टेड फेमस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ज़्यादातर ना एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करे हैं। इथोलॉजी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्प्रिंटिंग पे कर रखे हैं। फिर क्वेश्चन 35 है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी किसके कंपोनेंट्स हैं, ये क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स हैं। क्रिएटिविटी को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे दिया नहीं है, क्रिएटिव थॉट दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टकमैन ने दिया था। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, ये पांचों स्टेजेस हमको पता होनी चाहिए। इसको याद करने का तरीका है FSNPA, ऐसे करके आप इसको याद कर लें। ठीक है, बता देते हैं।
SNPA। F इज फॉर्मिंग, पहली स्टेज होती है जब ग्रुप बनता है। स्टॉर्मिंग, जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। फिर नॉर्मिंग, वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। परफॉर्मिंग, जो भी चीज़ परफॉर्म करनी है वो। एंड एडजॉर्निंग, वापस से ग्रुप जब होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, नॉट एसोसिएटेड। तो फॉर्मिंग तो है, स्टॉर्मिंग परफॉर्मिंग भी है, अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग किस में था, जो GS वाला मॉडल था ना उसमें था, अलार्म रेजिस्टेंस एग्जॉशन में। एंड व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, कांस्टेंट और स्टैटिक है क्या, नहीं, डायनेमिक प्रोसेस है ये, हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप लर्न करना बंद कर देते हो, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। Then question 38 is when the motive is directed towards goal external to the person। कितना easy question है। मोटिवेशन हमें पता है दो तरीके का होता है, एक इंटरनल जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, और वो एक होता है एक्सटर्नल जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। अगर अंदर से आ रहा है मोटिवेशन, जैसा खाना खाने के लिए आता है, अंदर से भूख लगती है, वो इंट्रिंसिक हो जाता है। एक्सट्रिंसिक जो बाहर की कुछ चीज़ों को देख के होता है, ये क्या कह रहा है, टुवर्ड्स गोल एक्सटर्नल टू द पर्सन, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। देन डैश रिफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग या म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कोहेसिवनेस कहते हैं। कोहेसिवनेस, जैसे फेविकॉल में होता है ना, कोहेसिव है मतलब दोनों के बीच में बहुत मजबूत जोड़ जो है वो बना देगा, तो टुगेदरनेस, बाइंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिवनेस ही कहते हैं। देन क्वेश्चन 40 इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्या होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड किसकी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ठीक है। कोर्कस ऑफ सिंड्रोम क्या है, एक कंडीशन है जिसमें मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने पर। फिर है बुलिमिया नर्वोसा, क्या है बुलिमिया नर्वोसा, क्या है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें इंसान क्या करता है, बिंज ईटिंग, भर भर के पहले खाना खा लेगा, उसके बाद क्या करेगा, वॉमिट कर देगा, या पर्जिंग बिहेवियर जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर। फिर क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा। इसका नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव को हम क्या कहते हैं, क्रुशाल वॉलिस इच टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक तरीके से रटना ही है। ठीक है, टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव क्या है और अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव क्या है, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसमें वन वे अनोवा लिखा है, हो सकता है कभी अगले बार क्वेश्चन में टी टेस्ट पूछ ले, तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू आर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर। खुद के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करें और मॉनिटर कर पाए, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन में फस, स्क्रीम, थ्रो सीवियर टैंट्रम्स और मेक सुसाइडल जेस्चर्स। बच्चों में होने वाला डिसऑर्डर कह रहा है ना ये, तो किस में हो जाएगा, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, OCD की बात तो इसमें है नहीं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी ये नहीं होगा, फोबिया के भी सिम्टम्स नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं बहुत ईजिली। फिर क्वेश्चन 45 है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप बाय, किसने बनाया था, बिनेट ने किया था ना, अल्फ्रेड बिनेट का टेस्ट था सबसे पहले। फिर थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, खुद की सोच के बारे में सोचना, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन। Then a scale that has absolute 0 point within an with an equal distance between intervals। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट सिर्फ एक ही स्केल में होता है, रेशियो स्केल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं, इसमें नॉमिनल स्केल में कैटेगरीज होती है, ऑर्डिनल स्केल में रैंक होती है। फिर according to Freud, which element of personality does not care for moral values, society or other individual। does not care, नहीं, इसको किसी की परवाह नहीं है, ना मॉरल वैल्यूज की ना सोसाइटी की, किसको, इट को नहीं है। ठीक है, देख लिया हमने, इसी की थ्योरी से 3 क्वेश्चंस देखने मिल गए। फिर व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंसान मना कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर गुस्से में आ जाता है, फिर बार्गेन करता है, फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है, फिर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो गया। फिर है द थ्योरी ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, फिर आ गया ये क्वेश्चन,
हांस सेली ने दी थी। फिर क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिकल थ्योरी, स्लिप ऑफ टंग इज मेनली ड्यू टू। स्लिप ऑफ टंग को हम और क्या कहते हैं? फ्रॉइडियन स्लिप। अगर आपको कभी स्लिप ऑफ टंग की जगह फ्रॉइडियन स्लिप दिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फ्रॉइड के ही एक ही कॉन्सेप्ट है, फ्रॉइड ने दिया था। इसमें क्या होता है, कुछ बातें जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है ना, वो हमारे जुबान पे आ जाती हैं, जो हिडन बातें होती हैं, जो रिप्रेस सप्रेस्ड बातें होती हैं। तो स्लिप ऑफ टंग ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? अनकॉन्शियस माइंड की वजह से। क्वेश्चन 52 देखते हैं। एल्गोरिदम इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ। एल्गोरिदम का सबसे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जब भी हम कोई भी सोल्यूशन करते हैं ना, दैट इज एल्गोरिदम। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे आपने मैथ्स के क्वेश्चंस करे हैं, इक्वेशंस होती हैं, तो आप स्टेप 4 में नहीं जा सकते जब तक आप स्टेप 2 ना करे हो। स्टेप बाय स्टेप ही हो रही है वो चीज़, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 53 इज लॉ ऑफ प्रेग्नेंस हैज बीन एडवोकेटेड विद। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस को हम लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं, फूड नहीं सॉरी, मे बी आई एम हंग्री, लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं। ओके, एंड ये किसने दिया था? ये जेस्टाल साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इसके साथ बहुत अलग दूसरे लॉज भी दिए थे, जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ये सारे इसी में आते हैं, जेस्टाल साइकोलॉजी में ही आते हैं। फिर द लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज एसर्टेन बाय MR। जो पहले हम MR चाइल्ड्स कहते थे, उनको अब ID वाले कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी हो जाती है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसकी IQ जो होती है वो कम होती है ना। तो IQ के में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है वो देखने मिलती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को याद करने की ट्रिक क्या थी? OCEAN। O से ओपननेस टू एनवायरनमेंट, C से कॉन्शियसनेस, वो तो है यहाँ पे, E से एक्सट्रोवर्जन, A से अग्रीएबलनेस, अग्रीएबलनेस भी है, N से न्यूरोटिसिज्म। ये तीनों तो है, विच इज नॉट बोल रहा है, तो क्रिएटिविटी तो नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंड्राइट्स आर। डेंड्राइट्स क्या है? देखिए, न्यूरॉन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट? ऐसे करके ये न्यूरॉन होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, एक्सॉन टर्मिनल हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये जो है, ये कोई भी इम्पल्स को रिसीव करती है। क्या करती है? रिसीव करती है। तो और ये क्या है? डेंड्राइट्स ही हैं। तो डेंड्राइट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द रिसीविंग एंड्स ऑफ द न्यूरॉन। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसने ऐसा कहा कि थॉट्स केम फर्स्ट देन लैंग्वेज? पहले हमारे विचार आते हैं, बच्चे जो छोटे रहते हैं उनके विचार आते हैं, उसके बाद वो लैंग्वेज में डेवलप करते हैं। ये किसने कहा था? ये जीन पियाजे की थ्योरी में कहा गया था। देन हु गेव द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम? ये आप बता दो। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस क्वेश्चन, ये कई बार हम कर चुके हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर क्या है अगेन। देन क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अकर्स व्हेन। देखिए, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस किसको कह रहे हैं? इसको यर्कीस डॉटसन कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यर्कीस डॉटसन कर्व। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेस का लेवल है और यहाँ हमारा परफॉर्मेंस का लेवल है ग्राफ में। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस होने के लिए, यहाँ पे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, होने के लिए मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होना ज़रूरी है, तब जाके अच्छी परफॉर्मेंस होगी अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। तो वही कह रहे हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कब होगी? जब मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा। अगर स्ट्रेस बहुत कम है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तब भी परफॉर्मेंस अच्छी उतनी नहीं होगी। फिर है एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ। नॉलेज की थ्योरी है ये। एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी किसकी थ्योरी है? कि नॉलेज हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे डिराइव होती है नॉलेज। देन अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने दी थी, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, तो 5 नीड होती है, हमें पता है कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल होती है, फिर यहाँ सेफ्टी नीड्स होती हैं, फिर यहाँ लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर यहाँ सेल्फ एस्टीम, एंड हाईएस्ट कौन सी होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, देन
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज। ये तो हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना यार। ये क्वेश्चन अगर आपको साइकोलॉजी से नहीं भी पता है तो बायोलॉजी से पता होना चाहिए। इसको माइटोसिस या मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस ही दिया हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज माइटोसिस। देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द चक्र। कौन से चक्रास में रिलेटेड इंक्लूड नहीं है? देखिए 7 चक्र हैं। आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ठीक है, जो कि रूट से स्टार्ट होके हमारे क्राउन हेड तक जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से मूलाधार चक्र आ जाता है, अज्न चक्र आ जाता है, विशुद्ध अनहता, मणिपुरा, ये सारे चक्र आते हैं। कला चक्र कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सातों चक्र के जो नेम है वो आपको याद होनी चाहिए, उनकी लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। ये भी अभी अभी बहुत एग्जाम में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फिर है द मेमोरी फॉर इनकम्प्लीटेड टास्क इज बेटर देन कंप्लीटेड टास्क। आप सीरीज देखते हो कोई भी, या कोई भी मूवी देखते हो जो ओपन एंडिंग छोड़ देते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, जिसका सीजन 2 आएगा या सीजन 3 आएगा या पार्ट 2 आएगा, उनकी स्टोरी आपको ज़्यादा याद रहती है ना। और जो आप कंप्लीट कर लेते हो उन सीरीज की स्टोरी आपको ऐसे उतने उस हाई लेवल पे याद नहीं रहती है। ये ऐसा क्यों है? और इस टास्क को हम क्या कहते हैं? जो इनकम्प्लीट टास्क होता है, जो कंप्लीट नहीं होते, उसकी याद हमें ज़्यादा रहती है। इसको हम कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज ज़ीगार्निक इफेक्ट। देन mental patterns that represent what a person believes about certain types of people, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्कीमा कहते हैं। ये हमको किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं? स्कीमा की। स्टीरियोटाइप तो जो हम ओपिनियन बना लेते हैं किसी के लिए। एट्रीब्यूशन हम कॉज ऑफ बिहेवियर किस चीज़ को देख रहे हैं वो है। एटीट्यूड के हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है? जो मेंटल पैटर्न्स हम बना लेते हैं हमारे दिमाग में, स्कीमा। Then 66 says females with only one chromosome instead of usual XX, इसको क्या कहते हैं? जब XO क्रोमोसोम होता है इसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टर्नर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है? XXY, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा ब्रेक डाउन कर जाता है या म्यूटेट कर जाता है, घूम जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। एंड डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है। Then question number 67 is which of the following psychologists do not belong to behaviorism? पहला ही सिगमंड फ्रॉइड दिख गया। सिगमंड फ्रॉइड बिहेवियरिज्म में नहीं थे, ये साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट थे, है ना। बाकी स्किनर, जेम्स वॉटसन, ये सारे कौन से थे? बिहेवियरिज्म पे फोकस किया था, इन्होंने लर्निंग के बहुत सारे एलिमेंट्स दिए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी जो है ना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से एसोसिएटेड है। थिंकिंग जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है डाइवर्जेंट एंड एक होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है? एक कोई प्रॉब्लम है, उसकी हमको बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? डाइवर्जेंट। और क्रिएटिविटी में यही यूज होती है। कन्वर्जेंट में क्या होता है? कन्वर्जेंट में ये हो जाता है कि बहुत सारी एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इनका एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर है वेयर आर ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी पेपर में दूसरे नाम से आ जाए, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होते हैं। देन क्वेश्चन 70 विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये भी बोनस क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है पता ही है हमको, क्या होता है? MA/CA/100। ये किसका फॉर्मूला? ये IQ का फॉर्मूला है। देन तो फिर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बैलेंस हमारी बॉडी का, है ना, टेम्परेचर, ये सब कौन मेंटेन करके रखता है? ये हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। देन अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेटिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर। कोई भी स्कोर जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है बहुत सारे एरिया ऑफ स्कोर्स में, उसको हम मोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोड। फिर जीन पियाजे बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब आपको मान लो ये नहीं पता है, लेकिन आपको पता है जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो कौन से साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे? कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के हो जाएंगे, है ना। इन्होंने वो दिया था ना 4 स्टेजेस, सम पीपल कांट फोकस करके, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेजेस दी थी। अडेप्टेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, है ना। फिर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम STM शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में? आपको ऑलरेडी बताया गया है,
आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ माई वीडियोज इन वन ऑफ द क्वेश्चंस कि जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात होती है तो हिप्पोकैम्पस सबसे ज़्यादा एलिजिबल आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर हु प्रोपाउंडेड साइकोफिजिक्स किसने बनाया था? फेश्चर ने। किसने? फेश्नर ने। ये लोगों का भी, वेबर, स्टीवन, इन लोगों का भी बहुत मेजर रोल है, पर हु प्रोपाउंडेड पूछा है तो फेश्चर ही हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है? बच्चा जो है वो अंदर से बाहर की तरफ डेवलप करता है और ऊपर से नीचे की तरफ डेवलप करता है। जब भी एक बच्चा डेवलप करता है ना पेट में, तो ये ऐसे सेंटर से पेरिफेरी एंड ऊपर से नीचे की तरफ डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर से बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमो डिस्टल। और जो ऊपर से नीचे तक कर रहा है कि डेवलपमेंट पहले हेड से चालू हुई फिर नीचे फीट तक आई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। सिफेलोकॉर्डल क्या हो रहा है ना, अभी हमको ये पता है कि सिफेलोकॉर्डल क्या हो रहा है और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, पर एग्जाम में अगर दोनों चीज़ें आ गई तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले से क्लियर करके रखना। सिफेलोकॉर्डल क्या होती है? हेड टू टो और सेंटर टू पेरिफेरी प्रॉक्सिमो डिस्टल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मोटिव। मोटिव्स हमें पता है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी जो बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं यूजुअली, ठीक है, और सेकेंडरी मोटिव होते हैं जो हम दुनिया में आके दुनिया देख के बनाते हैं। तो क्यूरोसिटी तो बच्चों में शुरू से रहती है, प्राइमरी हो गया। फिजिकल कांटेक्ट की भी जरूरत शुरू से रहती है, प्यास भी बचपन से ही लगती है। तो जो डिजायर फॉर मनी है वो दुनिया देख के हमारे अंदर आ जाती है, दैट इज अ सेकेंडरी मोटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेवलप्ड द इंक ब्लॉक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। किसने बनाया है? रॉशाच ने बनाया है ना। रॉशाच इंक ब्लॉक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं ना, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है पर्सनालिटी एसेस करने के लिए। मुरे ने कौन सा बनाया है? मुरे ने TAT बनाया है, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। फिर द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे वही फॉर्मूला जो हमने किया था वो अप्लाई करना है। क्रोनोलॉजिकल एज बता रहा है बच्चे की कितनी है? 12 साल है। मेंटल एज कितनी है? 15 साल है। हमसे पूछ रहे हैं IQ क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब भी मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो क्रोनोलॉजिकल एज हम 16 ईयर्स से ज़्यादा, 16 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल एज इसमें 21 दी होती है ना, तभी भी हम 16 रखते। 16 जो है वो मैक्सिमम अपर लिमिट है, ठीक है, अगर इस फॉर्मूला में हमको यूज़ करना है तो। यहाँ पे तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम कर लेंगे 15/12 इंटू 100, ठीक है। 2 6 12, 250, फिर 2 3 6, फिर 25 हो गया, फिर 3 5 15, 25 इंटू 5 दैट इज 125। बच्चे की आयु कितनी हो गई? 125। फिर एक्सेस ऑफ डोपामीन इन लिम्बिक सिस्टम। देखिए जब डोपामीन बहुत ज़्यादा हमारे लिम्बिक सिस्टम में होता है तो हमको स्किज़ोफ्रेनिया की टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। जिनको भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनकी बॉडी में डोपामीन का लेवल बहुत हाई होता है। यहीं अगर डोपामीन जो है उसका लेवल कम हो गया, लेस है, ठीक है, तब पार्किंसंस का एक ये लक्षण हो जाएगा, सिम्टम हो जाएगा पार्किंसन डिजीज का। तो अगर कम है तब पार्किंसन, अगर ज़्यादा है तो स्किज़ोफ्रेनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी इज नॉट असेस्ड थ्रू। पर्सनालिटी को हम प्रोजेक्टिव टेस्ट से मेजर करते हैं, जैसे रॉशाच टेस्ट हो गया, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी से भी करते हैं, सिचुएशनल टेस्ट से भी करते हैं। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट से हम क्यों मेजर करेंगे? DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड तो एप्टीट्यूड मेजर करता है, पर्सनालिटी तो करेगा नहीं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी। क्या इन्वॉल्व होता है बता चुके हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट हो रखे हैं ना। फिर है फ्रॉइडियन सुपर ईगो, 3 होते हैं, इड ईगो, सुपर ईगो, इम्पल्सिव डिजायर, इड, रैशनैलिटी, लॉजिक, ईगो, एंड कॉन्साइंस जो है वो हमारा सुपर ईगो डील करता है। यहाँ पे सुपर ईगो के बारे में पूछा था, कॉन्साइंस हो जाएगा आंसर। फिर है हुज नेम डू वी एसोसिएट विद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने दी थी, इजी क्वेश्चन है ना। गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर है सिस्टम ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट रेडिली एक्सप्रेस वर्बली, जैसे कि साइकिल चलाना, राइडिंग अ साइकिल, इसको हम क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो तरीके की होती है, एक डिक्लेरेटिव और एक नॉन डिक्लेरेटिव, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू हैव टू टेल मी इट्स आंसर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन क्वेश्चन नंबर 1। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको नहीं कमेंट करना है तो भी आपको पता होना चाहिए कि
क्या है इसका आंसर, ठीक है। When learning takes place without actual performance, जब आपने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया उसके बाद भी लर्निंग हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, टोलमैन ने, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो एल्बर्ट बैंड्यूरा की है। फिर रैपिड चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। न्यूरॉन ऐसा रेस्टिंग फेज में होता है -70 MV में, फिर एक्शन पोटेंशियल आता है ना, ऐसे ऐसे रहता है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल आएगा तो यहाँ पे अंदर आने लगेंगे आयंस, और फिर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +40 तक भी जाता है ये। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। देन ब्रोकास एरिया इज रिलेटेड टू, ब्रोकास एरिया कहाँ होता है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। इट इज़ इन लेफ्ट फ्रंटल लोब, और ये हमारे स्पीच से रिलेटेड है, हमारे बोलने की क्षमता से ब्रोकास एरिया जो है वो रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंशन से कौन सा रिलेटेड है, वर्निकस एरिया जो है वो, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर द नर्वस सिस्टम दैट एक्टिवेट्स प्रोसेस दैट कंजर्व्स द बॉडी एनर्जी इज नोन एज, हमें पता है कि दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। जब हम बहुत ज़्यादा अराउज्ड होते हैं, फियर फाइट वाली सिचुएशन में होते हैं, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में होता है, तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर जब ये शांत हो जाता है, हमारी एनर्जी से बहुत ज़्यादा, बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, नहीं है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हाँ। लर्निंग हेल्प्स अस टू रीच द गोल, यस। लर्निंग इज ओनली फॉर्मल, ऐसा तो नहीं है, इनफॉर्मल सिचुएशन में भी लर्निंग होती ही है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन, ये भी सही है। फिर द वेल नोन स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जिम्बार्डो ने किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जो गाबा है दैट इज चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV होता है, अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर साइबर बुलिंग शोज विच ऑफ द ग्रुप डायनेमिक बिहेवियर, साइबर बुलिंग, बुली करने का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन लोगों को हरास कर रहे हो, साइबर है ना, ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है, बुली कर रहे हो आप, तो ये क्या बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर शो करता है, ये डी इंडिविजुएशन शो करता है, कि इतनी भीड़ है, मुझे कोई थोड़ी पहचानेगा, है ना, बहुत सारे लोग हैं, नो वन विल रिकॉग्नाइज मी, आई गो एनोनिमस, तो ये डी इंडिविजुएशन को दर्शाता है। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ अष्टांग योग, अष्टांग योग से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें अष्टांग योग को समझाया गया है। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। इसमें अष्टांग योग में 8 कंपोनेंट्स होते हैं, 8 लिम्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। यम, कौन कौन सा, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, तो ध्योति तो ऐसा है ही नहीं इसमें, तो ध्योति हमारा इनकरेक्ट, मतलब विच वन इज नॉट में ध्योति आ जाएगा। यम भी होता है, नियम भी होता है, प्राणायाम भी होता है। फिर फॉरगेटिंग अकरिंग ड्यू टू मियर पैसेज ऑफ टाइम, आपने कोई चीज़ 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, कोई चीज़ 10 स्टैंडर्ड पढ़ी थी, अब आपको याद नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो वो बैठे बैठे चीज़ क्या हो गई, खराब हो गई, डिके हो गई, सड़ गई वो मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं, डिके। कि इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसकी वजह से अगर आप फॉरगेटिंग हुई है, दैट इज कॉल्ड एज डीके फॉरगेटिंग। फिर क्वेश्चन है प्रोस्पग्नोसिया इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ, इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें आपको फेसेस तो दिखते हैं लोगों के, ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसा है, ठीक है, 3 अलग अलग फेसेस हैं, तो इसमें आप फेस रिकॉग्निशन नहीं कर पाओगे, आपको पता तो है कि फेसेस हैं ये तीनों, पर कौन सा किसका है, ए बी और सी, इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे रियल लाइफ सिचुएशन में भी, ओके। फिर क्वेश्चन 99 इज एथिक्स इन रिसर्च इन्वॉल्व्स, प्रॉपर स्टेटिस्टिकल टूल्स तो यूज़ करना चाहिए, साइकोलॉजिकल टूल भी यूज़ करना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन एथिक्स की बात कर रहा है, मॉरल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा है, जो लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है, उसको हमको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया था, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने, ठीक है। इसके
स्टेज सीक्वेंस होता है, इसको आप ऐसे याद करें, ARPM। ए से अटेंशन, तो पहला स्टेप क्या है, अटेंशन। फिर आर से क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब आपको मेमोरी में आपको रखना है। फिर ये हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उस चीज़ को वापस दोहराना है ना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो रही है तो दोहराना तो पड़ेगा ही। फिर मोटिवेशन लास्ट है, मोटिवेशन हो गया। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी, सबसे पहले सी एक में, ये तो ऑप्शन वही है ना, ए डी एंड लास्ट में बी, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे बहुत इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए तो इजी क्वेश्चंस जो हैं और जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एटलीस्ट प्रिपेयर हो चुके हैं। If you found this video helpful, I would really like you to like the video. You can leave a comment if you want, and also don't forget to subscribe to Psych 26.